चलो देखो, तो आज है रेडॉक्स रिएक्शन। आज का टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन में जो मेन कंसर्न है, मेन टॉपिक्स हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, वो होता है मेजरली ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना, रेडॉक्स रिएक्शंस के टाइप कि कितने टाइप्स के होते हैं, बैलेंस करना, और कुछ इंपॉर्टेंट एन फैक्टर्स का ध्यान देना जो कि टाइट्रेशन में यूज आता है। एन फैक्टर क्या होता है, टाइट्रेशन क्या होता है, इस तरीके से रेडॉक्स रिएक्शंस को हम आज सीखने वाले हैं। सबसे पहले बात करें रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो आपको समझाया था ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, ऐसा रिएक्शन क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों होता है। अब क्वेश्चन है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, कैसे पहचानेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है या कैसे पहचानेंगे कि रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन वो होगा जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी। तो ऑक्सीडेशन पहचान में आना चाहिए, रिडक्शन पहचान में आना चाहिए, तो ही हम रेडॉक्स रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन पहचानने का बहुत सारा तरीका है। नाम से क्लियर है, ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ ऑक्सीजन का एडिशन होगा। क्या होगा, ऑक्सीजन का एडिशन, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी यहां पे हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन। हालांकि जो आप ऑक्सीजन ऐड करते हो वो एक नेसेंट ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, नेसेंट ऑक्सीजन, जो थोड़ा रिएक्टिव होता है, या जो हाइड्रोजन आप रिमूव करते हो वो नेसेंट हाइड्रोजन होता है। क्लियर, ताकि जो रिएक्टिव ऑक्सीजन है या रिएक्टिव हाइड्रोजन है उसका ही एडिशन या उसका ही रिमूवल हम सीख सकें। अभी मॉडर्न डेफिनेशन में, ये तो थोड़ा सा ओल्ड डेफिनेशन है जो 9th-10th में हम सीखते हैं। मॉडर्न डेफिनेशन में अगर अपने को ऑक्सीडेशन समझना है तो वो होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोले तो इंक्रीज ऑफ चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो चार्ज का इंक्रीमेंट आ जाएगा। इसी को डी इलेक्ट्रोनेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डी इलेक्ट्रोनेशन, जहां पे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज या जो भी चार्ज होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे अगर मान लो ए है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बन जाएगा। इसके अलावा आप कर सकते हो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर आपने एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जोड़ दिया तो भी ऑक्सीडेशन हो जाता है। ये हम आगे चल के सीखेंगे कैसे होता है। इसी का ठीक अगर हम अपोजिट लें तो वो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं रिडक्शंस के। इसके रिडक्शन के क्या क्या हो सकता है, पहला रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तीसरा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, डिक्रीज ऑफ चार्ज, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये आपको क्या बताएगा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक सीखने के बाद अब हम बता सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर रिएक्शन रेडॉक्स है या नहीं। जैसे हम सिंपल सा एग्जांपल अगर लें कि जिंक ऑक्साइड है, इसमें मैंने कार्बन रखा तो ये बना देता है जिंक प्लस CO2। ये इसको रिड्यूस कर देता है जिंक प्लस CO2 में। चेक कर लेते हैं कैसे। तो यहां पे आप देखोगे तो जिंक के पास ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड में जिंक के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो ये क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या हो गया, रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन। तो जिंक का ऑक्सीजन है वो कौन लेके भाग गया अपने साथ, कार्बन। तो यहाँ पे सिंपल रिडक्शन हो गया क्योंकि यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। क्या इधर रिएक्टेंट साइड में कार्बन के पास ऑक्सीजन है, नहीं, लेकिन इधर कार्बन के पास ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। यहाँ जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन। मतलब ये बोल सकता हूं कि कार्बन ने जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया है, कार्बन ने जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया है, इसलिए कार्बन खुद क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज। और जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं उनको क्या नाम देते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ कार्बन कौन सा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं वो दूसरों क्या करते हैं, रिड्यूस, इसलिए क्या नाम देंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है, बिल्कुल ये रिएक्शन क्या है, एक रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इस पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अब जैसे क्वेश्चन है कि इंक्रीज इन चार्ज या डिक्रीज इन चार्ज अगर किसी रिएक्शन में देखना हो तो हम कैसे देखते हैं। तो उससे पहले ये क्वेश्चन है कि हम किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट्स के ऊपर चार्ज निकालेंगे कैसे, हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे कि चार्ज कितना है। तो किसी भी एटम के ऊपर, किसी भी दिए गए कंपाउंड में किसी भी एटम के ऊपर कितना चार्ज है, ये डिफाइन करते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर से। कैसे डिफाइन करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर से। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, देखो यहां एक और
इसको वर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। हालांकि हमारे लिए सेम है लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। अगर मैं बात करूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, तो सिंपली बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट होता है द इंडिविजुअल चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी एटम इन अ गिवन कंपाउंड। एक एटम के ऊपर कितना इंडिविजुअल चार्ज, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, अगर मान लो एक से ज्यादा एटम्स इन्वॉल्व हैं, एक से ज्यादा एटम्स इन्वॉल्व हैं, तो उन सबका जो एवरेज आप चार्ज ले लेते हो, सबका एवरेज चार्ज लेते हो या एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हो, उसको हम क्या नाम देते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट को हम क्या बोलेंगे कि ये एक इंडिविजुअल चार्ज है, और जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, एवरेज चार्ज है। क्या है, एवरेज चार्ज। इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालना होगा तो आप बोल सकते हो टोटल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब टोटल चार्ज है अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम्स। जितने भी एटम्स हैं जिसका आप चार्ज निकाल रहे हो, अगर उससे डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। अब क्योंकि एवरेज लिया है इसलिए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो होता है, फ्रैक्शनल आपको नहीं देखने को मिलेगा ऑक्सीडेशन स्टेट। हालांकि हम आम सी भाषा में दोनों क्या समझते हैं, सेम ही समझते हैं। अब क्वेश्चन है कि हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कैसे। अब क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। ध्यान दीजिएगा, अगर अपने को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो कुछ रूल्स होते हैं। क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। अब दो तरीकों से आपको निकालना पड़ सकता है, हो सकता है आपको कंपाउंड दिया हो उसमें किसी एटम का निकालना है, या हो सकता है आपको स्ट्रक्चर दिया हो। तो हम यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ही बात करेंगे। सबसे पहले अगर आपको किसी भी एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो उसको आप मान लेना कि वो समथिंग क्या है, उसका चार्ज x है। क्या है, x है। फॉर अ न्यूट्रल कंपाउंड, अगर वो कंपाउंड पूरा न्यूट्रल है तो जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का जो ऑक्सीडेशन नंबर का सम होगा या ऑक्सीडेशन स्टेट का सम होगा वो क्या होगा, जीरो। क्या होगा, जीरो। सबका जो ऑक्सीडेशन स्टेट का सम होगा वो ले लेंगे जीरो। और वहीं पे अगर वो चार्ज कंपाउंड है या चार्ज आयन है तो चार्ज आयंस के लिए जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर लेंगे या ऑक्सीडेशन स्टेट लेंगे वो किसके बराबर कर देंगे, टोटल चार्ज के बराबर कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, अभी क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा। जैसे रूल नंबर 1 कि जिसका भी निकालना है उसको x मान लीजिए और पूरे कंपाउंड में सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू जीरो, और अगर चार्ज है तो सारा नंबर इक्वल टू चार्ज। सेकंड, कुछ लोगों का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है, जैसे जितने भी अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स फर्स्ट एक ग्रुप वाला उन सबका क्या लेते हैं, +1 ऑलवेज। जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उन सबका जो ऑक्सीडेशन नंबर है हम कितना लेते हैं, +2 ऑलवेज। जो हैलोजेंस हैं, हैलोजेंस बोले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका यूजुअली हम क्या लेते हैं, -1। अगर हमें वैल्यू पुट करना होगा तो क्या लेंगे, -1। हालांकि फ्लोरीन का -1 ऑलवेज होता है और ये तीन लोग -1 से लेके +7 तक कुछ भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट ऑक्सीजन का क्या लेना है, तो ऑक्सीजन का जो यूजुअल ऑक्सीडेशन नंबर हम लेते हैं क्या लेते हैं, -2। कितना लेते हैं, -2। लेकिन ध्यान रहे -2 सिर्फ किसके केस में होता है, ऑक्साइड के केस में, विच कैन बी रिटन एज O2-। ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है इट कैन बी -1 एज वेल, इट कैन बी -1/2 एज वेल। -1 किस केस में होता है बेटा, पेरोक्साइड। और ध्यान रहे पेरोक्साइड कैसे लिखते हैं, O2 2-। सुपर ऑक्साइड कैसे लिखते हैं, ये -1/2 क्या बोलेंगे, सुपर ऑक्साइड। और सुपर ऑक्साइड क्या होता है, O2-। और आपको सिखाया है कि सुपर ऑक्साइड के मेनली 3 एग्जाम्पल हैं, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड एंड सीजियम सुपर ऑक्साइड। तो अपने पास 3 ऐसे मेन एलिमेंट हैं जो सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेना है, तो हाइड्रोजन अगर आपके सामने देखिए तो यूजुअली क्या लेना है, +1। लेकिन हाइड्रोजन का -1 भी हो सकता है इन केस ऑफ मेटल्स। अगर हाइड्रोजन मेटल्स के साथ अटैच्ड है तो ऑब्वियसली मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, उसके सामने हाइड्रोजन क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। तो ये कुछ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हैं जो आपको पुट करना है। अल्कली का हमेशा +1, अल्कलाइंस का हमेशा +2, हेलोजेंस का अगर आपने पुट करना है तो -1, बाकी आप फाइंड आउट करोगे तो कुछ भी आ सकता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर
-2 -1 -1/2 कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि ऑक्साइड है, पेरोक्साइड है या सुपर ऑक्साइड है। 3 लोग आएंगे तो आप क्या बोलोगे? सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम के ऑक्साइड्स। बाकी आपको नॉर्मल केस में क्या लेके चलना है? ऑक्साइड ही लेके चलना है। पेरोक्साइड कब होगा या नहीं होगा, इसका हमें थोड़ा ध्यान देना है। कैसे मालूम चलेगा कि यहां पे पेरोक्साइड है? ध्यान दीजिएगा, कोई भी एलिमेंट है, उसका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता। इन शॉर्ट, जो मेंडलीव का ग्रुप नंबर है उससे ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे सल्फर 16th ग्रुप का है और मेंडलीव की बात करें तो 6th ए का है। किसका? 6th ए का। तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। उससे ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो सकता। क्रोमियम की बात करो, क्रोमियम 4th ग्रुप का है या 6th ग्रुप का है? 6th ग्रुप का है। मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन में 6th ग्रुप का है, उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 6 हो सकता है। मैग्नीज 7th ग्रुप का है तो उसका कितना हो सकता है? मैक्सिमम 7। बोरॉन जो है वो 13th ग्रुप का है या ओल्ड रिप्रेजेंटेशन में 3rd ग्रुप का है, 3rd ए ग्रुप का है। अगर बोरॉन की बात करें तो 3rd ए ग्रुप का है, इसका मैक्सिमम कितना हो सकता है? +3 हो सकता है या 3 हो सकता है। अगर आपने पाया इफ oxidation number of central atom is greater than its maximum group number, बोले तो greater than its maximum valence electron, then there will be peroxide linkage। यहां डेफिनेटली कौन सा लिंकेज होगा? पेरोक्साइड लिंकेज होगा। पेरोक्साइड का मतलब सेंट्रल एटम के बीच में क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। इन शॉर्ट, यहां पे इस तरीके से आपको पेरोक्साइड लिंकेज देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन काफी फेमस है कि किस में पेरोक्साइड है और किस में पेरोक्साइड नहीं है। तो चलिए यहां पे मैं अगर मैं छोटा एग्जांपल लूं कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हमें क्या समझ में आता है। अगर मैं पूछूं सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोलोगे? 6 हो सकता है। अगर मैं पूछूं क्लोरीन तो क्या बोलोगे? 7 हो सकता है। फॉस्फोरस बोलूंगा तो क्या बोलोगे? 5 हो सकता है। क्रोमियम बोलूंगा तो 6 हो सकता है। मैग्नीज बोलूंगा तो 7 हो सकता है। ऑस्मियम बोलूंगा तो 8 हो सकता है। अब अगर आपने कहीं ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, फॉर्मूला पुट करके और सल्फर का 6 से ज्यादा आ रहा है तो पॉसिबल नहीं है। अगर मान लो आंसर में सल्फर का 8 आ रहा है तो आपको आंसर क्या देना है? 6 ही देना है, 6 से ज्यादा नहीं हो सकता। 8 आने का मतलब सिर्फ ये है कि उसके अंदर क्या है? पेरोक्साइड लिंकेज है। इज इट क्लियर? इसके अलावा जितने भी फ्री एलिमेंट्स हैं, जितने भी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, फ्री एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आयरन, C2 या कार्बन, N2, O2, P4, इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? 0। इन सब का फ्री एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेना होता है? 0। तो सिंपल, अगर अपने सामने क्वेश्चन आए कि मान लीजिए अपने सामने है H3PO4 और इसमें फॉस्फोरस का निकालना है, तो हाइड्रोजन क्या ले लेंगे? +1। हाइड्रोजन के लिए क्या लेंगे? +1। तो +1 to 3 क्या होगा? +3 +x। और ऑक्सीजन क्या लेना है? -2, तो हो गया -8 = 0। x = क्या आ जाएगा? +5। क्या आ जाएगा? +5। अगर आपसे बोला गया कि SO4 2- है, इसमें सल्फर का बताइए, तो क्या करना पड़ेगा आपको? x और ऑक्सीजन कितना होता है बेटा? -2 × 4 -8 = 0 नहीं पुट कर सकते क्योंकि ये न्यूट्रल था और ये चार्ज है, तो क्या लेंगे? -2। x = क्या आएगा? +6। अगर मैंने आपके सामने दिया कैरोज एसिड, अब ये थोड़े नाम इंपॉर्टेंट है। कौन सा एसिड? कैरोज एसिड। वहां फॉर्मूला नहीं दूंगा मैं, या कहीं भी दिया नहीं होता है। कैरोज एसिड का फॉर्मूला क्या समझाया है? H2SO5। इसमें सल्फर का निकालें तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 + x -10 = 0। x = +8। क्या सल्फर का +8 हो सकता है? नहीं, सल्फर का +8 नहीं हो सकता। मतलब यहां पे कौन सा लिंकेज है? पेरोक्साइड लिंकेज है। और आंसर अगर बोलना हो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर तो क्या बोलोगे? 6 ही बोलोगे। अगर हम बोले कि CrO5 है, इसमें क्रोमियम का बताइए, तो आपको लेना होगा Cr क्या लोगे? x। O का क्या लोगे? -10 = 0। x = क्या आ गया? 10। ये संभव नहीं है क्योंकि क्रोमियम का मैक्सिमम कितना बोला? 6। तो आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मतलब इसमें कौन सा लिंकेज है? पेरोक्साइड लिंकेज है। क्या है? पेरोक्साइड लिंकेज।
सिमिलरली अगर आपसे बोला गया कि आप बताइए कि H2SO8 है, कौन सा एसिड बोलते हैं? मार्शल एसिड। क्या बोलते हैं? मार्शल एसिड। इसमें सल्फर का बताना है। देखो इस CrO5 को हमने कई बार डिस्कस किया है कि इसमें पेरोक्साइड लिंकेज कैसे है। तो मैंने समझाया था CrO5 एक ब्लू लिक्विड है। क्या है बेटा? ब्लू लिक्विड है जो कि K2Cr2O7 को H2O2 से पास करने से बनता है। और ये इसका बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें आपको दो पेरोक्साइड लिंकेज देखने को मिलेंगे, है ना। और ये CrO5 का स्ट्रक्चर है। अभी हम स्ट्रक्चर से निकालेंगे तो आपको दिख जाएगा +6 क्यों होता है। तो मार्शल एसिड में निकालना क्या आएगा? 2 + 2x - 16 इज इक्वल टू 0, क्योंकि न्यूट्रल है। तो यहां से अगर मैं x सॉल्व करूंगा तो +7 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल है कि नहीं है। सल्फर का मैक्सिमम क्या हो सकता है? 6, और ये 7 आ गया तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कितना लेंगे? +6, और 7 आने का मतलब कौन सा लिंकेज है? पेरोक्साइड लिंकेज है या पेरोक्सी लिंकेज है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड समझाना चाहूंगा, CaOCl2। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं बेटा? ब्लीचिंग पाउडर। इसमें खास बात यह है कि एक आयनिक कंपाउंड है और इसके पास दो टाइप के आयंस हैं। कौन कौन से? Ca2+, OCl- और Cl-। ध्यान दीजिएगा, यहां पे अगर आप क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जाओ तो इन जनरल ओवरऑल कितना आएगा? 0। लेकिन अगर देखा जाए क्लोरीन का इंडिविजुअल तो 0 नहीं होगा। अगर मैं यहां से क्लोरीन का निकालूं -2 + x इज इक्वल टू -1, तो आ जाएगा +1। और यहां तो दिख ही रहा तो क्या है? -1। तो ब्लीचिंग पाउडर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें क्लोरीन के मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, दैट इज +1 एंड -1। क्लियर है? तो ये बेसिक ऑक्सीडेशन नंबर का कैलकुलेशन है जो हमें ध्यान रखना है। कुछ कुछ एसिड्स आपके सामने नए मिल सकते हैं, उसका भी हमें ख्याल रखना है। ये तब है जब अपने को सिर्फ फॉर्मूला दिया गया है। अगर अपने को स्ट्रक्चर गिवन हो, अगर अपने को स्ट्रक्चर गिवन हो तो स्ट्रक्चर से कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो देखो अगर स्ट्रक्चर दिया है तो कैसे निकालते हैं। तो मैं यहां पे नेक्स्ट टॉपिक सिंपली लिख रहा हूं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट व्हेन स्ट्रक्चर इज गिवन। व्हेन स्ट्रक्चर इज गिवन तो सिंपली क्या करना है? फर्स्ट पॉइंट, break the bonds which surrounds the element या एटम which oxidation number is need to be find out। जिसका भी हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसके सराउंडिंग में जितने भी बॉन्ड्स हैं, उसके सराउंडिंग में जितने भी बॉन्ड्स हैं, सराउंडिंग बॉन्ड्स, उनको तोड़ देना है, ये मानते हुए कि ये आयनिक है। क्या है? आयोनिक है। जैसे अगर ए बॉन्ड बी है और हमें इस बॉन्ड को तोड़ना है तो ध्यान रखना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, उसी हिसाब से तोड़ोगे। जैसे अगर आपको ए बॉन्ड बी तोड़ना, आपको मालूम चल गया कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये बॉन्ड किसकी तरफ टूटेगा? बी की तरफ। बी पे चार्ज क्या लिखने का? -1, और ए पे क्या लिखने का? +1। ये मान ही लूंगा कि ये पूरा का पूरा बॉन्ड कैसा है? आयोनिक है। अगर आपके सामने ए डबल बॉन्ड बी है और बी के इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, डबल बॉन्ड तोड़ोगे तो बी पे चार्ज -2 और इस पे +2। अगर ए बॉन्ड ए है या ए डबल बॉन्ड ए है तो भी आप इसको तोड़ नहीं सकते। ए ट्रिपल बॉन्ड ए है फिर भी नहीं तोड़ सकते क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस नहीं है। और एक बार बॉन्ड तोड़ के जब चार्ज निकाल लिया तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आसान हो जाएगा। क्या ऑक्सीडेशन नंबर? तो सिंपल, जितना भी टोटल चार्ज आए, टोटल चार्ज ऑन सेंट्रल एटम जिसका आपको निकालना है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो भी आपके सामने दिए गए हैं। इसमें मैं उन कंपाउंड्स का डिस्कशन इन्वॉल्व करूंगा जो एनसीईआरटी में गिवन है, जो हमें थोड़ा ध्यान देना है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कार्बन सब ऑक्साइड है, कार्बन सब ऑक्साइड है, उसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? व्हाट इज कार्बन सब ऑक्साइड? C3O2। अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं बेटा, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C एंड देन डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अगर आप ध्यान दो तो इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में किसकी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? ऑक्सीजन की। कितने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे? 2। तो ऑक्सीजन पे चार्ज -2, यहाँ पे +2। क्या ये बॉन्ड टूटेगा? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। ये भी नहीं ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा तो -2 +2, मतलब इस पे चार्ज क्या है? 0। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द 3 कार्बन एटम्स ऑफ कार्बन सब ऑक्साइड? 2, 0, 2। और अगर ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जाओ तो टोटल चार्ज कितना है? 4।
अपॉन टोटल कार्बन एटम्स कितने हैं 3, तो 4/3 होगा। टोटल एटम्स का मतलब ये नहीं है कि सारे एटम्स से डिवाइड कर देना है, जो भी सेंट्रल एटम है उसके टोटल कितने एटम्स हैं इस बात की चर्चा हमें करनी है। जो नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास वो है ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड। ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड जिसको हम Br3O8 बोलते हैं। इसका सिर्फ स्ट्रक्चर ऑक्सीडेशन नंबर ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका स्ट्रक्चर भी हमें देखने लायक बनता है, क्योंकि हम सबको पता है कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यूजुअली या तो 1 बॉन्ड या तो 3 बॉन्ड या तो 5 बॉन्ड या तो 7 बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन अगर आप Br3O8 को देखोगे, Br 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 है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे आप देखें ऐसा है। क्या आपके सामने 8 ऑक्सीजन एटम दिख रहे हैं और 3 ब्रोमीन के एटम। यहां ब्रोमीन ने कितने बॉन्ड बनाए? 7, लेकिन इस ब्रोमीन ने कितने बनाए हैं? 6 बॉन्ड बनाए। तो यहां आप देखोगे ऐसा स्ट्रक्चर है जहां ब्रोमीन की वैलेंसी कितनी है? 6 है। अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ना स्टार्ट करूं तो क्या आएगा बोलो? -2 + 2, -2 + 2, -2 + 2, तो 3 बार +2 मतलब क्या आ गया? +6। ये बॉन्ड तोड़ सकते हैं क्या? नहीं, ब्रोमीन ब्रोमीन है। अगेन -2 + 2, -2 + 2 क्या आएगा? +4, यहां भी क्या आएगा? +6। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सराउंडिंग के ब्रोमीन एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या बोलोगे? 6। और अगर सेंट्रल का पूछे तो क्या बोलोगे? 4। क्या बोलोगे? 4। और अगर मैं ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहूं इन टोटल, तो 6 + 6 12 + 4 कितना आ जाएगा? 16 बाई ब्रोमीन कितने हैं? 3, तो आ जाएगा 16/3। समझ में आया? और लास्ट एग्जांपल, अगर हमने सपोज बेंजल्डिहाइड ले लिया, क्या ले लिया? बेंजल्डिहाइड, और इसमें पूछा चलो कार्बन का बताओ, इसमें पूछा कार्बन का बताओ, तो सबसे पहले हमें कार्बन से जुड़े हुए सारे बॉन्ड्स तोड़ने हैं। तो कार्बन से जो जुड़े हुए सारे बॉन्ड्स हैं, ये हाइड्रोजन वाले बॉन्ड्स हिडन होते हैं जो हमसे कभी कभी मिस हो जाता है, तो इसका भी ध्यान रखना है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में ऑब्वियसली बात है, यहाँ -2 आएगा, यहाँ +2 आएगा। कार्बन हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन ही होता है, इसलिए कार्बन पे चार्ज आएगा -1 और इस पे +1। इधर भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पे -1 -1 -1 -1 -1, और हाइड्रोजन पे हर जगह आएगा +1। तो जो C डबल बॉन्ड O है बेंजल्डिहाइड को, उधर ऑक्सीजन पे -2 है और कार्बन पे +2 है। अगर मैं ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जाऊं तो कार्बन पे चार्ज यहां कितना है? +2 -1 +1, और यहां से आ जाएगा -5, तो +1 -5 कितना हो गया? -4 अपॉन टोटल कार्बन कितने हैं? 7। 6 तो रिंग में हो गए और एक रिंग के बाहर है, तो -4/7 होगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस तरीके से अगर हमें फॉर्मूला दिया है तो भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला नहीं दिया है तो भी निकाल सकते हैं। अब जो एक मैं नोट लिखने जा रहा हूं, ये भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने हाइपो का काफी यूज देखा है। हाइपो का मतलब सोडियम थायोसल्फेट, Na2S2O3। इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा स्पेशल पॉइंट मैंने समझाया था कि इसमें जो अब आप स्ट्रक्चर बनाओगे S2O3 का, तो ये S2O3 कुछ ऐसा बनता है। यहाँ पे 1 2 3 ऑक्सीजन है और 2 सोडियम है, तो O- Na+, ये आयनिक बॉन्ड है। कभी कभी लगता है कि ऐसे SS बॉन्ड हो जाएगा, इसके ऊपर डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O- Na+, यहाँ O- Na+, ऐसा रहेगा। तो SS बॉन्ड यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पे S डबल बॉन्ड S बनता है, और उसमें से भी जो ये S है वो ऑक्सीजन की तरह काम करता है, सल्फाइड S है। ये कौन सा है? सल्फाइड। तो सल्फाइड अगर होगा तो S पे चार्ज क्या लेते हैं? -2। क्या लेते हैं? तो ध्यान रहे कि ये जो सल्फर है, वाकई हमें ऐसा लगेगा कि सर सल्फर सल्फर बॉन्ड है तो नहीं तोड़ सकते, हम ऐसा देखने में लगेगा कि सल्फर सल्फर बॉन्ड है तोड़ नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे जो सल्फर बॉन्ड है वो नॉर्मल सल्फर सल्फर की तरह नहीं है, इसमें ये सल्फाइड लिंकेज है। और ऑब्वियसली यहाँ -2 है तो यहाँ पे चार्ज क्या आएगा बेटा? +2। यहाँ भी -2 चार्ज क्या आएगा? +2। और यहाँ -1 है तो क्या आएगा? +1। यहाँ -1 तो क्या आएगा? +1। तो +1 इधर से, +2 इधर से, तो कितना हो जाएगा? +6। तो ओवरऑल अगर आप फॉर्मूले से निकालोगे तो आंसर में कोई गड़बड़ नहीं आएगा। अगर मैं ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं तो 6 - 2 4/2 2 ही आएगा। यहां से भी निकालोगे तो 2 ही आएगा।
बट अगर आपसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाए, असर्शन रीजन में क्वेश्चन आ जाए, या इंडिविजुअली सल्फर का पूछा जाए कितना होता है, तो सल्फर क्या आंसर होगा, बोलिए -2 एंड +6, -2 एंड +6। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। तो इस तरीके से यहां समाप्त होता है ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है। थर्ड टॉपिक की तरफ चलूं तो वो है टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ये ध्यान दीजिएगा, रिडॉक्स रिएक्शन होने के बहुत सारे टाइप्स हैं, जिसमें हमें टाइप्स को ध्यान देते हुए थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एप्लीकेशन भी इसमें ऐड होना स्टार्ट हो जाता है। रिडॉक्स रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बेटा, बोलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा सेकंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें कोई भी कंपाउंड डिकम्पोज होगा, टूटेगा। थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में बेसिकली दो होता है, या तो नॉन मेटल डिस्प्लेस होता है तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, या फिर कोई मेटल डिस्प्लेस होगा तो उसको मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और ये टॉपिक को अच्छे से समझना है। फोर्थ है जो काफी स्पेशल है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ये 4 टाइप्स के रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले टाइप का, जो कि है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो आपको कैसे दिखता मिलेगा ये, तो नाम से दिख रहा है कि कंबाइन होंगी चीजें। जैसे मान लो A + B से कोई प्रोडक्ट बन रहा है C, तो डेफिनेटली ये एक रिडॉक्स रिएक्शन से प्रोसीड होगा। जैसे एग्जांपल की बात करें, मान लो आपने C + O2 से CO2 बनाया। अब यहाँ पे C एक फ्री एलिमेंट है तो चार्ज कितना होगा, 0। यहाँ O2 एक फ्री एलिमेंट है तो चार्ज कितना होगा, 0, क्योंकि अभी हमने लिखा था CO2 N2 P4 S8, इन सब पे चार्ज कितना होता है, 0, क्योंकि फ्री एलिमेंट है। लेकिन ये एक कंपाउंड बन गया। अब इसमें अगर निकालो तो ऑक्सीजन का चार्ज कितना होगा, -2, कार्बन का कितना होगा, +4। तो अगर ध्यान दिया जाए ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दो एलिमेंट मिलके कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसमें कार्बन का 0 से +4, कार्बन क्या हुआ, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीजन 0 से -2 क्या हुआ, रिड्यूस। तो कौन सा रिएक्शन हुआ, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या हुआ, रिडॉक्स रिएक्शन। अगर हमने मैग्नीशियम को नाइट्रोजन के साथ कंबाइन कर दिया तो ये बनता है Mg3N2, मैग्नीशियम नाइट्राइड। क्या बनता है बेटा, मैग्नीशियम नाइट्राइड। एंड व्हेन आई एम यूजिंग द टर्म नाइट्राइड, दैट मींस नाइट्रोजन कंटेन्स -3 चार्ज। नाइट्राइड में क्या होता है, -3। तो यहां नाइट्रोजन पे चार्ज कितना है बेटा, -3। और बीइंग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का हमेशा कितना होगा, +2। एक फ्री एलिमेंट है चार्ज 0, फ्री एलिमेंट है चार्ज 0। तो इस तरीके से हम देखें तो मैग्नीशियम यहाँ पे 0 से +2 क्या हुआ, ऑक्सीडाइज। नाइट्रोजन 0 से -3 क्या हो गया, रिड्यूस। तो इस तरीके से ये एक रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। सेकंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कि अगर कोई कंपाउंड टूट रहा है दो एलिमेंट में तो भी वो एक रिडॉक्स रिएक्शन हो सकता है। जैसे अगर मैं इसका उल्टा ले लूं, SO3 को तोड़ दूं या SO2 को तोड़ दूं मैं S + O2 में, या मैग्नीशियम नाइट्राइड को मैं तोड़ दूं मैग्नीशियम और नाइट्रोजन में, तो भी आप देख सकते हो ये डिकम्पोजिशन है और साथ में रिडॉक्स रिएक्शन भी है। सल्फर का चार्ज यहाँ +4 है, ऑक्सीजन का -2 है, यहाँ सल्फर 0 और ऑक्सीजन भी 0। तो सल्फर +4 से 0, चार्ज डिक्रीज हुआ है कि इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज, तो रिड्यूस होगा। ऑक्सीजन -2 से 0, चार्ज इंक्रीज हुआ है तो ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो यहां एक रिडॉक्स रिएक्शन है। लेकिन यहां ध्यान देने योग्य बात है, एक लाइन आता है, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर रिडॉक्स। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स दिखता है, गलत हो जाता है, और उसका एक्सेप्शन कौन है, CaCO3। क्या एक्सेप्शन है, CaCO3। अगर CaCO3 को डिकम्पोज करते हैं CaO + CO2 बनता है तो आपको रिडॉक्स नहीं दिखेगा। कैसे, कैल्शियम पे चार्ज है बेटा +2, क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल है। कार्बन का निकालेंगे तो +4 आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन कितना होता है, -2। यहां कैल्शियम का +2, ऑक्सीजन का -2, कार्बन का +4, ऑक्सीजन का -2। हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देख सकते हैं। यहां किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, भले ही कैसा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन। तो क्या ये बोलना सही है कि ऑल डिकम्पोजिशंस आर रिडॉक्स इन नेचर, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया सेकंड। अब बढ़ते हैं थर्ड की तरफ, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देते हैं।
सुनिएगा, इसको सुनिएगा। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट, जिसमें मैं पहला सिखा रहा हूं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व होने वाले हैं। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ ऐसा रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें कोई नॉन मेटल, जैसे खासकर हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रहा है, हेलोजन डिस्प्लेस हो रहा है, कोई भी नॉन मेटल डिस्प्लेस हो रहा है, जिसमें सबसे पहले मैं पॉइंट लिखूंगा कि जितने भी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स जिसमें मेनली अल्कली मेटल्स आते हैं और कुछ नीचे वाले अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आते हैं। गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक सोडियम, lithium, potassium, barium, etc. can displace hydrogen from cold water. Can displace hydrogen from cold water. ये हाइड्रोजन को ठंडे पानी से भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। हालांकि ये करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इनकी रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है। इनकी रिएक्टिविटी हाई होने की वजह से आप जैसे ही Na को पानी में डालोगे, भले ही पानी ये ठंडा है, ये तुरंत NaOH प्लस हाफ H2 में हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन जो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, एलिमेंट्स लाइक मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, ये लोग cannot displace hydrogen from cold water. ये हाइड्रोजन को ठंडे पानी से नहीं निकाल सकते। However, अगर इनको हाइड्रोजन डिस्प्लेस करना है, however, they can displace hydrogen from या तो गर्म पानी, बोले तो स्टीम के साथ कर सकते हैं, और डाइल्यूट एसिड जैसे कि HCl वगैरह से ये तुरंत रिएक्शन करके हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर सकते हैं। जैसे अगर आपने आयरन को डाला पानी में जो कि ठंडा है तो ये रिएक्शन ही नहीं होगा, लेकिन अगर आपने आयरन स्क्रैप को डाला स्टीम में, हीट कर दिया, स्टीम में डाला, तुरंत ये Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिप्लेस कर देगा। इसी को अगर एस ब्लॉक अपने सिलेबस में होता तो लेंस मेथड बोलते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। बट अपने सिर्फ ये है कि हाँ, इसने ऐसा रिएक्शन कर लिया। सिमिलरली अगर आप जिंक को ठंडे पानी के साथ रिएक्शन ना करा के अगर सिर्फ आप डाइल्यूट HCl में डाल दो तो तुरंत ये ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बना देगा। मतलब जो लोग ठंडे पानी से हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं कर सकते, वो या तो गर्म पानी से कर देते हैं या फिर डाइल्यूट एसिड से कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप कुछ ऐसे एलिमेंट्स लाओ, सम एलिमेंट्स विच आर वेरी लो रिएक्टिव लाइक प्लैटिनम, गोल्ड, कैनॉट रिएक्ट विद स्टीम और इवन डाइल्यूट एसिड इनफैक्ट ये कंसंट्रेट एसिड में भी डिसॉल्व नहीं होते हैं, सिर्फ कंसंट्रेट एसिड में भी डिसॉल्व नहीं होते हैं। ऐसे लोगों को नॉन रिएक्टिव एलिमेंट बोला जाता है। और ऐसे लोग हाउएवर दे कैन डिसॉल्व, ये आसानी से डिसॉल्व हो सकते हैं इन एक्वा रेजिया। अब एक्वा रेजिया क्या होता है? 3 moles ऑफ HCl प्लस 1 mole ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। इस मिक्सचर को क्या नाम देते हैं? एक्वा रेजिया, जिसमें 3 HCl है और 1 HNO3 है, जो किसी में भी डिसॉल्व नहीं हुआ। किसमें हो सकता है? एक्वा रेजिया। और जो एक्वा रेजिया में भी डिसॉल्व नहीं होगा, ऐसे लोगों को सीधा सीधा नॉन रिएक्टिव बोल देंगे। क्या बोल देंगे? नॉन रिएक्टिव। दे आर वेरी वेरी लेस रिएक्टिव, ये आसानी से नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जो एक्वा रेजिया होता है HCl प्लस HNO3, जब ये रिएक्शन करता है तो यहां से बनता है NOCl। ध्यान दीजिएगा, क्या बनता है? NOCl प्लस पानी प्लस नेसेंट क्लोरीन बनता है। दिस NOCl इज कॉल्ड टिल्डन्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं? टिल्डन्स रिएजेंट। ध्यान देना है। और ये जो नेसेंट क्लोरीन है, यही वजह है कि ये इन मेटल्स को जो कहीं डिसॉल्व नहीं हुए, वो इसमें HNO3 में डिसॉल्व हो जाते हैं, एक्वा रेजिया में डिसॉल्व हो जाते हैं।
जैसे ही तुम गोल्ड को एक्वा रेजिया में डालोगे ये तुरंत HAuCl4 बना देता है और क्लोरिक एसिड। अगर तुम प्लैटिनम को डालते हो एक्वा रेजिया में तो ये बना देता है H4PtCl6 प्लैटिनिक एसिड, या HPtCl4 या H4PtCl6 इसको प्लैटिनिक एसिड और इसको और क्लोरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। एक्वा रेजिया इतना ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये एक हायरार्की टाइप समझ लीजिए किस तरीके से डिसोल्यूशन काम करता है। जो स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है वो ठंडे पानी से भी हाइड्रोजन भगा देंगे, लेकिन जितने भी लोग हैं जो लो रिएक्टिव होते हैं या फिर जिनका रिएक्टिविटी माइल्ड होता है वो या तो गर्म पानी या तो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो डाइल्यूट क्या कांस्टेंट H2SO4 से भी नहीं करते हैं, तो उनको सीधा किस में डालते हैं, एक्वा रेजिया। द फोर्थ रिएक्शन व्हिच शोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल इज लेयर टेस्ट। इज व्हाट? लेयर टेस्ट। ये आपके प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में आता है और आएगा। लेयर टेस्ट आपको अच्छे से मैंने सिखाया है, सिर्फ नाम नहीं सिखाया है वहां पे, बाकी ये लेयर टेस्ट आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। हम सबको पता है कि जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है, नहीं तो मैं बता भी रहा हूं, हैलोजेंस का, किसका? हैलोजेंस का। वो सबसे अच्छा किसका होता है बेटा? F2Cl2 Br2 I2। ये ध्यान रखिएगा, टिल्डेंस रिएजेंट आपसे मैंने अमाइंस के सीट में पूछा है ये। तो हम सबको पता है कि F2Cl2 ऑक्सीडाइज कर सकता है, Cl2 Br2 ऑक्सीडाइज कर सकता है, Br2 I2 को ऑक्सीडाइज कर सकता है, और इसी वजह से हम क्लोराइड या ब्रोमाइड टेस्ट कर सकते हैं किसी सॉल्यूशन में है या नहीं। कैसे बेटा? अगर मैं Cl माइनस प्लस Br2 रिएक्शन लिखूं कि ये 2Br माइनस प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया, या फिर मैं लिखूं Br माइनस प्लस Cl2 से 2Cl माइनस प्लस Br2 में कन्वर्ट हो गया, सॉरी Cl2, और आपसे पूछूं कौन सा रिएक्शन फिजिबल है, तो आप ध्यान दें कि यहां पे Cl माइनस खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज, या यूं समझ लो Br2 जो है जिसपे चार्ज 0 है, Br2 ने Cl को क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज। क्या Br2 Cl को ऑक्सीडाइज कर सकता है? इम्पॉसिबल। क्लोरीन Br को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ब्रोमीन क्लोरीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, इसलिए ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। ये रिएक्शन फिजिबल है जहां क्लोरीन ने ब्रोमीन को ऑक्सीडाइज कर दिया, और इसी रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं? लेयर टेस्ट। कि कौन सा हैलोजन का लेयर बनेगा, ये यहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके ऑक्सीडाइजिंग पावर का। समझ रहे हो ना? कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा भाई? लेयर किसका बनेगा? बोले तो किस सॉल्यूशन का लेयर बनेगा डिपेंड करता है कौन सा सॉल्यूशन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा सॉल्यूशन रिड्यूस हो रहा है। इस तरीके से आप क्लोरीन और ब्रोमीन, बोले तो क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन का टेस्टिंग कर सकते हो। अगर आपको ब्रोमाइड आयन को टेस्ट करना है तो आप उससे क्या पास करेंगे? क्लोरीन गैस। तो आपको किसका सोल्यूशन बनता हुआ दिखेगा? क्लोराइड आयन का। और यहाँ पे सॉरी क्लोरीन गैस पास करेंगे और आपको यहाँ पे क्लोराइड आयन बनता हुआ दिखेगा और साथ में Br2 लिक्विड बनता हुआ दिखेगा। तो मतलब एक हैलोजन की लेयर आ जाती है, जिस वजह से हम इसको लेयर टेस्ट बोलते हैं, आसान सी भाषा में। तो ये हो गया मेटल सॉरी नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्या था बेटा? थर्ड में बी का मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम सबको पता है कि मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऑब्वियसली मेटल ही डिस्प्लेस होगा, और ये डिपेंड करता है उसके रिड्यूसिंग पावर पे, डिस्प्लेसिंग पावर पे। ध्यान सुनना, किस पे डिपेंड करता है? रिड्यूसिंग पावर पे या फिर डिस्प्लेसिंग पावर पे। आपने कई बार सुना होगा, क्या हम सिल्वर के स्पून में कॉपर सल्फेट रख सकते हैं? क्या हम सिल्वर के स्पून में जिंक सल्फेट रख सकते हैं? क्या हम कॉपर के स्पून में जिंक सल्फेट रख सकते हैं, या जिंक के स्पून में कॉपर सल्फेट रख सकते हैं? ऐसा क्वेश्चन आपको आता है। तो बेटा यहां पे हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सीखा है रिएक्टिविटी सीरीज। क्या सीखा है? रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें आपको मैंने बताया है, फिर से बता रहा हूं, कि जिस एलिमेंट का एसआरपी ज्यादा होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। वो उनका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होता है। और जिन एलिमेंट्स का एसआरपी कम होता है, जो वोल्टेज है, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है वो कम है, ऐसे लोग अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और जो लोग अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं हम बोलते हैं उनका एक्टिविटी ज्यादा है,
हम बोलते हैं उनका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, हम बोलते हैं उनका डिस्प्लेसिंग पावर ज्यादा है, हम बोलते हैं उनका रिएक्टिविटी ज्यादा है, वॉट एवर आप जो भी कहना चाहे कह सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। जिस एलिमेंट का एसआरपी कम होगा, एसआरपी का समझने के लिए क्या समझाया था, सेल्फ रिडक्शन पोटेंशियल समझने के लिए, मतलब सेल्फ रिड्यूस नहीं होगा, सेल्फ क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। वो कौन से एजेंट होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। इन शॉर्ट याद करो, एसआरपी ज्यादा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा, एसआरपी कम तो रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा। आप जो भी बर्तन, जो भी स्पून, जो भी कंटेनर इस्तेमाल करेंगे उसका एसआरपी लो नहीं होना चाहिए। अगर उसका एसआरपी लो हुआ, वो तुरंत क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। क्या कर देता है, डिस्प्ले। जैसे अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्टिविटी सीरीज की बात करूं तो हमने लिखा है सबसे बढ़िया कौन होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, जिंक, देन कॉपर, देन सिल्वर, ऐसा कुछ होता है। हमने बहुत पूरी सीरीज लिखी है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं। अगर मैं जिंक का स्पून लेता हूं, ध्यान सुनिएगा, जिंक का स्पून लेता हूं और इसमें कॉपर सल्फेट रखने का ट्राई करता हूं तो ये तुरंत कॉपर सल्फेट प्लस जिंक में कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर मैं जिंक सल्फेट को कॉपर के स्पून में रखता हूं तो ये रिएक्शन ही नहीं होता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि जिंक का रिड्यूसिंग पावर जो है वो कॉपर से क्या है, ज्यादा है। तुरंत जिंक जो है वो रिड्यूस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, किसको, कॉपर को। लेकिन कॉपर रिड्यूस नहीं कर सकता, कॉपर सिर्फ क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो यहां पे कौन डिस्प्लेस हुआ है, मेटल या नॉन मेटल, मेटल, इसलिए इसका नाम क्या है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, which totally depends on reducing power of the element. Clear? How will you determine the reducing power of any element? तो obviously on the basis of its SRP, जो भी उसका E नॉट दिया होगा, उसका वोल्टेज दिया होगा, उस बेसिस पे। जितना SRP नेगेटिव हो, मान लो तुम्हें मैंने बोला कि A, B, C तीन एलिमेंट है, जो A का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जो SRP है, वो मान लेता हूं कि -2 है, B का -1.5 है और जो C है उसका -3 है। तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग पावर कौन होगा, क्या लगता है, सबसे अच्छा जो रिड्यूसिंग पावर होगा, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो सबको डिस्प्लेस कर देगा, वो कौन है, सी, सी के बाद ए के बाद बी। तो जितना दिमाग में फिक्स करें, जितना एसआरपी कम उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, जितना एसआरपी ज्यादा उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हो गया जो अपना थर्ड टाइप था वो। अब आते हैं फोर्थ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन पे। और फोर्थ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, तो सिंपली वो है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या है बेटा, बोलिए, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और इसमें जो आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा था बार बार कि ये आपके लिए थोड़ा स्पेशल है, वो है इसके एग्जाम्पल्स। क्या है, एग्जाम्पल्स। आजकल आप देखोगे एक ट्रेंड है, रिएक्शन लिख के नहीं देते, वो बोलते हैं कि दिस एलिमेंट पासेस थ्रू डाइल्यूट NaOH, तो प्रोडक्ट A and product B is formed. What is the oxidation number of the central atom in product A and what is the oxidation number of central atom in product B? तो ये जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसमें अपने को देख के लगता है कि कितना लंबा दे दिया। हालांकि अगर आपको रिएक्शन पता है तो आप आसानी से कर सकते हो। जैसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की बात करूं, क्या क्या होता है, एग्जांपल्स। पहले तो हम ये समझ लें कि डिस्प्रपोर्शनेशन होता क्या है। तो एक ऐसा स्पेशल रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होता है और वही एलिमेंट रिड्यूस होता है। सेम एलिमेंट गेट ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस, ऐसे लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसके एग्जांपल्स में हमने पढ़ा है, सबसे पहले अगर मैं व्हाइट फॉस्फोरस को डाइल्यूट NaOH से पास करूं तो ये बनता है फॉस्फीन गैस PH3 प्लस NaH2PO2, सोडियम हाइपोफॉस्फेट। अब यहीं पे आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि व्हेन व्हाइट फॉस्फोरस इज पासेस थ्रू दिस डाइल्यूट NaOH, तो बताइए कि जो भी प्रोडक्ट बनेंगे उसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है या सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो यहाँ पे P4 पे तो चार्ज कितना है बेटा, 0, फ्री एलिमेंट है। यहां निकालोगे तो हाइड्रोजन का +1 लेते हैं तो x + 3 = 0, तो क्या आएगा -3, यहां निकालोगे तो +1। तो फॉस्फोरस ही 0 से -3 में गया है, मतलब रिड्यूस हुआ है, और फॉस्फोरस ही 0 से +1 में गया है, मतलब ऑक्सीडाइज हुआ है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स कि यहाँ पे आपको
याद रखना पड़ेगा कि व्हाइट फास्फोरस को डाइल्यूट NaOH से पास करने पे क्या बनता है, वो आपको रिएक्शन में मिले जरूरी नहीं है। सेकंड, ये भी हमने सीखा अभी हाल में ही कि अगर क्लोरीन गैस को मैं NaOH से पास करूं जो कि कोल्ड एंड डाइल्यूट हो, बताओगे क्या बनता था, बोलो? NaCl, वेरी गुड, और साथ में NaClO, है ना, Cl माइनस और ClO माइनस। यहाँ पे क्लोरीन देखोगे तो 0 है, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, तो क्लोरीन ही रिड्यूस हुआ, क्लोरीन ही ऑक्सीडाइज हुआ। अगर मैं इसी Cl2 को पास कर दूं बाय कॉन्सेंट्रेटेड NaOH जो कि हॉट है, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, तो फिर ये क्या बनेगा, NaCl प्लस NaClO3। तो यहाँ पे अब क्लोरीन +5 और -1 में गया है फ्रॉम 0, तो 0 से -1 रिड्यूस हुआ है, 0 से +1 क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। समझे? देन जो फोर्थ एग्जांपल है वो भी हमने सीखा है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, व्हाट इज दिस? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब डिकम्पोज करते हैं, ध्यान रखे कि अगर मैंने शब्द यूज किया है पेरोक्साइड मतलब ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है, -1। अगर मैं इसको डिकम्पोज करूंगा तो किस में जाएगा, 2H2O प्लस O2 में। अब 2H2O में ऑक्सीजन का चार्ज है -2 और O2 में ऑक्सीजन का चार्ज क्या है, 0, तो ये ऑक्सीडाइज भी हुआ और रिड्यूस भी हुआ, कौन, ऑक्सीजन। तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन शब्द इंपॉर्टेंट नहीं है, डिस्प्रपोर्शन के जो एग्जांपल्स हैं डिस्प्रपोर्शनेशन के, वो एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से खत्म होता है क्या, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। नाउ मूविंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस proper redox reaction, that will be balancing of redox reaction। तो अब क्योंकि हम रिवीजन सीरीज में चल रहे हैं तो हम वही redox reaction सीखेंगे जिससे अपना आंसर जल्दी आ जाए, अपना समय बचे। हम सबको पता है कि 2 स्टेप है, 2 मेथड्स हैं जिसको हम सीखते हैं, एक होता है हाफ रिएक्शन मेथड और एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। यहाँ पे मैं एक ही मेथड के जिक्र करूंगा क्योंकि ऑलरेडी हमने वो प्रॉपर डिस्कस किया हुआ है। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो सिंपल बैलेंसिंग है कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में यूज करूंगा कि कैसे हम फटाफट से रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है, मिस नहीं होना चाहिए, वरना पूरा स्टेप जो है, पूरा रिएक्शन ही गलत हो जाएगा। तो यहां पे मैं सिखाने जा रहा हूं बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, जिसको खासकर हम किससे सीखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो देखिए, सबसे पहले आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड किसका रिडक्शन हो रहा है। एंड आइडेंटिफाई करने के साथ साथ एंड कैलकुलेट द चेंज इन इलेक्ट्रॉन, यू हैव टू आइडेंटिफाई द चेंज इन इलेक्ट्रॉन इन बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन स्टेप। ऑक्सीडेशन में कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है और रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, ये आपको ढूंढना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है। देन ऑक्सीडेशन में कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, ये ध्यान देना है। अब यही पॉइंट यहां से जो चेंज निकालोगे ना, यहां तुम गलती करते हो, तो वो गलती ना करो, इसको मैं समझा देता हूं। मान लीजिए बेटा आपके पास रिएक्शन में A से A +6 से +2 में कोई एलिमेंट गया है। सो ऑब्वियसली +6 से +2 में जो इलेक्ट्रॉन चेंज में लिखूंगा, इधर भी 1 एटम है, इधर भी 1 एटम है, 6 से 2 कितने का चेंज आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा। अगर मैंने बोला B से B गया, -2 से +4 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। लेकिन अगर मैंने बोला A2 से A है और यहां +3 है और यहां +6 है, इधर देखो तो 3 से 6 में कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज दिख रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का। लेकिन अगर रिएक्टेंट 2 हुए, अगर रिएक्टेंट 2 हुए तो आपको इलेक्ट्रॉन चेंज को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब यहां इलेक्ट्रॉन चेंज 3 नहीं बोलना है, 6 बोलना है। अगर यहां 3 होता तो क्या बोलना पड़ता, 9। इधर कितना भी हो डजंट मैटर, प्रोडक्ट में कितना हो डजंट मैटर। रिएक्टेंट में अगर नंबर ऑफ एटम 1 से ज्यादा है तो वो नंबर आपने मल्टीप्लाई करना है बिफोर फाइंडिंग द चेंज या वाइल फाइंडिंग द चेंज।
और एक बार आपने चेंज निकाल लिया तो मेक श्योर करिए कि ऑक्सीडेशन में चेंज इक्वल हो, रिडक्शन में चेंज इक्वल हो। अगर चेंज इक्वल नहीं है मतलब वो रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो हमें कैसे करना पड़ेगा? देन मल्टीप्लाई द चेंज इन इलेक्ट्रॉन विद एन एप्रोप्रिएट इंटीजर, किसी एप्रोप्रिएट इंटीजर से मल्टीप्लाई करें ताकि इलेक्ट्रॉन चेंज क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो यहां लिख सकते हैं टू इक्वलाइज या टू इक्वल द चेंज इन इलेक्ट्रॉन, टू इक्वलाइज द चेंज इन इलेक्ट्रॉन। दोनों स्टेप में जो चेंज है वो सेम होना चाहिए। उसके बाद से जब चेंज आपने इक्वल कर लिया फिर आप सारे एटम्स को बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। देखिए ध्यान से, बैलेंस ऑल द एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये जो स्टेप है 4-5 स्टेप, बस इसको ध्यान रखना, तुरंत हो जाएगा। बैलेंस ऑल द एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन, क्योंकि आप देखोगे कि जो भी आयनिक रिएक्शन है उसमें बोलते हैं वो इस रिएक्शन को बैलेंस कर दिए इन आइदर एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम। आपको एसिडिक या बेसिक मीडियम में बैलेंस करना होता है। तो कैसे करेंगे देखें। बैलेंस ऑल द एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन, एक बार सारे एटम्स बैलेंस हो गए एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाउ बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन by the help of H plus and H2O, अगर in case of acidic medium बैलेंस करना है, या फिर you can balance hydrogen and oxygen by the help of OH minus and H2O if अगर आपको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। हालांकि मैं बोलूंगा एसिडिक मीडियम में बोला हो तो भी एसिडिक मीडियम में करना, बेसिक मीडियम में बोला हो तो भी एसिडिक मीडियम में पहले करना फिर बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करना, वो ज्यादा इजी होता है, समय बचाता है। तो चलो देख लेते हैं क्या क्या करेंगे। पहले तो इलेक्ट्रॉन चेंज निकाल लेंगे, फिर चेक करेंगे कि इलेक्ट्रॉन चेंज इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल नहीं है तो कुछ इंटीजर मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इक्वल हो जाए। इक्वल होने के बाद आपने क्या करना है, बाकी एटम्स को बैलेंस कर देना एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और वो बैलेंस हो जाए उसके बाद से क्या करेंगे, लास्ट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे बाय द हेल्प ऑफ H प्लस एंड H2O। इसको हम क्वेश्चन के फॉर्म में समझेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन आए, एग्जाम्पल, balance this reaction Cr2O72 minus plus kind of Fe3 plus gives Cr3 plus Fe3 plus से Fe2 plus, मान लो ऐसा है 2 प्लस से 3 प्लस, ये रिएक्शन है और आपने इसको एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। तो सिंपल, सबसे पहले तो हम इस रिएक्शन को लिख लेंगे Cr2O72 minus plus Fe2 plus gives Cr3 plus Fe3 plus। पहले तो लिख लिया। लिखने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे चेंज निकालना। यहां क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालोगे +7 है, यहां पे +3 है, सॉरी +6 है और यहां पे +3 है। तो +6 से +3 कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है? 3 इलेक्ट्रॉन का। लेकिन क्योंकि क्रोमियम 2 है तो कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ? 6 इलेक्ट्रॉन का। यहाँ Fe2 प्लस Fe3 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है? 1 इलेक्ट्रॉन का। क्या चेंजेस इक्वल हैं? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई और इसको 6 से मल्टीप्लाई। जो इंटीजर आप मल्टीप्लाई करोगे वो ही एज अ बैलेंसिंग मोल आगे आ जाएगा। मतलब इसको तो हमने कुछ मल्टीप्लाई किया नहीं है तो जस्ट लिख लो। क्या लिखेंगे? Cr2O72 माइनस प्लस यहाँ क्या मल्टीप्लाई किया है? 6 Fe2 प्लस और यहाँ पे Fe3 प्लस प्लस Cr3 प्लस एज इट इज रहेगा। पहले इधर बैलेंस करना, पहले इधर मल्टीप्लाई। मैं जानता हूं कि सर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक्यूरेसी 100% नहीं होगा। पहले रिएक्टेंट साइड ही मल्टीप्लाई करना, वरना अभी मैं आपके सामने दिखाऊंगा आप फंस जाओगे। तो दोनों तरफ गलती से भी मल्टीप्लाई करने की कोशिश ना करें, पहले रिएक्टेंट साइड कर लें ताकि एक्यूरेसी 100% बनी रहे। अब बैलेंस ऑल द एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कौन कौन है यहाँ पे बेटा? क्रोमियम। कितने क्रोमियम है? 2। यहाँ पे 1, क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 2। आयरन है 6, यहाँ पे भी 6। हो गया बैलेंस। नाउ बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय द हेल्प ऑफ H प्लस एंड H2। सबसे पहले तो देखो ऑक्सीजन किधर है और कितना है। इधर ऑक्सीजन कितना है? 0। इधर ऑक्सीजन कितना है? 7। तो किधर कम है? राइट साइड। जितना कम है उतना उधर जोड़ दोगे, तो 7H2O यहां पे जोड़ दिया, ऐड कर दिया। और 7H2O ऐड होते ही
कितने हाइड्रोजन बढ़ गए? 14। तो यहां पे तुरंत इधर 14H+ ऐड कर देना है, ये आपका रिएक्शन हो गया बैलेंस। अगर वे पूछेंगे बेसिक मीडियम में करो, ध्यान देखो क्या करना है, एसिडिक मीडियम में कर लेना, और जैसे ही पूछे बेसिक मीडियम में, खाली 7H2O को यहां ले जाना और 14H+ को इधर ले जाओगे और 14OH- लिख देना है। 7H2O यहां जाएगा, 14H+ यहां जाएगा, लेकिन H+ के जगह क्या लिख देंगे? 14OH-, तुरंत वो बेसिक मीडियम में बैलेंस हो जाएगा। अगर मान लीजिए MnO4- प्लस SO3 2- से Mn2 प्लस HSO4- है, सपोज दिस इज द क्वेश्चन। ना आइडेंटिफाई द चेंज, तो यहां पे Mn पे +7 है, +2 है, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन का। यहाँ SO3 2- में प्लस आई थिंक 4 है, और HSO4 में +6 है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज। यहाँ सल्फर का +4 चार्ज है, निकाल के देखें, यहाँ सल्फर का +6 है, निकाल के देखें। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। क्या चेंज इक्वल है? तो इसमें क्या इंटीजर मल्टीप्लाई करोगे? 2, इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे? 5, तो यहाँ पे 2 जो होगा आगे आ जाएगा। तो बोलो क्या लिखूं जल्दी से? 2MnO4- प्लस 5SO3 2- gives Mn2 plus HSO4-. Is it clear? Now balance all the atom except hydrogen oxygen. तो यहाँ कितने हैं? 2 मैग्नीज, यहाँ भी 2 चाहिए, यहाँ 5 सल्फर, यहाँ भी 5 चाहिए। इज इट क्लियर? नाउ ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, कितना ऑक्सीजन है? 8 प्लस 15, 15 प्लस 8 23। इधर कितने हैं? 20, इधर 23, इधर 20, तो कितना हो जाएगा? 3H2O। 3H2O आते ही इधर गलती से भी 6H+ मत कर देना, क्योंकि सिर्फ यहां ही हाइड्रोजन नहीं है, यहां भी है। तो 6H प्लस 5H, टोटल 11H है, तो यहां पे 11H+ जोड़ना पड़ेगा। तो हम ये जल्दीबाजी जरूर करते हैं कि जितना ऑक्सीजन जोड़ा उसका जस्ट 2 टाइम्स हाइड्रोजन जोड़ दो, चेक कर लो, क्या पता पहले से ही ऑक्सीजन या पहले से ही हाइड्रोजन मौजूद हो। तो हमें ध्यान देना पड़ेगा, और एक बार चेक कर लेंगे कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। और वो चार्ज से जरूर कर सकते हैं। यहाँ कितना चार्ज है? +11। यहाँ कितना चार्ज है? -2। यहाँ कितना चार्ज है? -10। तो -12 + 11 कितना चार्ज है ओवरऑल? -1। यहाँ देखो +4 और -5 कितना हुआ? -1। तो ये रिएक्शन बैलेंस है। बैलेंस करने के लिए पूरा एटम्स मत देखना कि ये बैलेंस है कि नहीं है, बहुत टाइम लगता है, सीधा सीधा चार्ज देखो, हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बेसिक रेडॉक्स रिएक्शन होता है वो है समाप्त। अब चलते हैं टाइट्रेशन में। तो आज का जो मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा टाइट्रेशन में, वो रेडॉक्स टाइट्रेशन ही होगा। क्या होगा? रेडॉक्स टाइट्रेशन। उसके लिए हमें थोड़ा सा बस एक लाइन समझ लेना है कि टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, तो हम फटाक से सीख जाएंगे। टाइट्रेशन क्या होता है, क्या समझाया है? टाइट्रेशन बेसिकली होता है एक किसी भी अननोन कंपोनेंट का कंसंट्रेशन निकालना बाय द हेल्प ऑफ नोन कंसंट्रेशन। इसको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी बोलते हैं। इसमें आप देखते हो जो भी अननोन कंसंट्रेशन है उसको हम एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में लेते हैं, और जो नोन कंसंट्रेशन है उसको हम ब्योरेट में रखते हैं, जो कि अपना प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन भी होता है। प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन या सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन भी आप ले सकते हो, ये ब्योरेट होता है। इसमें हमें नोन कंसंट्रेशन वाला कंपोनेंट भरना है, और इसमें अननोन कंसंट्रेशन वाला कंपोनेंट भरना है। If this titration is redox titration, then reaction takes place between oxidizing agent and reducing agent. If this is an acid-base titration, then reaction takes place between an acid and base. कोई भी हो, 2 टाइप के टाइट्रेशन मेनली हमें सीखने होते हैं अपने सिलेबस में, एसिड बेस टाइट्रेशन एंड रिडॉक्स टाइट्रेशन। तो इसमें करते क्या है? सिंपली स्टॉप कॉर्क ओपन करेंगे, धीरे धीरे ड्रॉप वाइज यहाँ पे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। मान लेते हैं ये एसिड है और मान लेते हैं ये बेस है, तो धीरे धीरे एसिड और बेस के बीच में क्या होगा? रिएक्शन। एसिड प्लस बेस मिलके क्या बनाएंगे? सॉल्ट बनाएंगे, प्लस क्या बनेगा? H2O। मतलब मैं बोल सकता हूं कि धीरे धीरे एसिड का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा और क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉल्ट में।
एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पूरा का पूरा एसिड कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें? सॉल्ट में। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस पॉइंट या एंड पॉइंट। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एंड पॉइंट पे सिर्फ सॉल्यूशन में कौन बचा है? सॉल्ट। क्योंकि उस पॉइंट पे हम बोल सकते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट डेफिनेटली क्या रहा होगा? इक्वल। ग्राम इक्विवेलेंट से क्या मतलब है? ग्राम इक्विवेलेंट क्या क्या होता है बताओ? मोल इंटू एन फैक्टर। ग्राम का फॉर्मूला क्या होता है? मोल इंटू एन फैक्टर। या फिर नॉर्मेलिटी से भी हम निकाल सकते हैं, तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। और जैसा कि हमने सीखा है, अगर मोलरिटी दिया है तो नॉर्मेलिटी की जगह क्या होता है? एन फैक्टर इंटू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। एन फैक्टर आपको सिखाया है थोड़ा बहुत, और कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का एन फैक्टर हमें यहां याद भी रखना है कि कैसे कैसे उनका एन फैक्टर निकालते हैं। फिलहाल के लिए ये ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ये है कैसे मालूम चलेगा ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल है? तो मैंने समझाया था कि ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होने के लिए आपको डालना पड़ता है इंडिकेटर। डालना पड़ता है इंडिकेटर। जैसे ही आप रिएक्शन शुरू कर रहे हो, एसिड में 2 ड्रॉप कोई भी इंडिकेटर डाल दो, एसिडिक मीडियम में उसका कलर कुछ और होगा। एसिडिक मीडियम में कलर उसका कुछ और होगा। जब तक एसिड ज्यादा है उसका कलर वही रहेगा, सपोज रेड है तो रेड ही रहेगा। लेकिन जैसे ही पूरा एसिड सॉल्ट में कन्वर्ट किया और एक फर्दर ड्रॉप आपने बेस का ऐड किया, तुरंत उस इंडिकेटर का कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन बेसिक हो गया है। और इंडिकेटर कलर चेंज होते ही आपको क्या मालूम चलेगा? टाइट्रेशन हो चुका है। तो टाइट्रेशन क्या होता है फटाक से बताइए? एक अननोन कंसंट्रेशन निकालना बाय द हेल्प ऑफ नोन कंसंट्रेशन। इसमें एंड पॉइंट आता है जहां पे ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे? इक्वल। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हमें पता है, और उसमें कैसे मालूम चले ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल हो गए? तो हम उसको क्या बोलेंगे? इंडिकेटर्स की मदद से। जैसे अगर मैं बात करूं सबसे पहले एसिड बेस टाइट्रेशन का, एसिड बेस टाइट्रेशन, तो इसमें कौन कौन से इंडिकेटर यूज कर सकते हो? इसमें इंडिकेटर हमने सबसे पहले यूज किया था मिथाइल ऑरेंज। बोलिए, मिथाइल ऑरेंज। जिसका पीएच रेंज बताइए। इसका पीएच रेंज कौन से पीएच रेंज में यूज कर सकते हैं? 3.1 से 4.2 में। और अगर मैं बात करूं कलर चेंज, इसका कलर चेंज कहां से कहां होता है? तो ये मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज से येलो में चेंज होता है, फ्रॉम एसिड टू बेस। एसिडिक मीडियम में ऑरेंज रहेगा, बेसिक मीडियम में येलो हो जाएगा। अगर हम बात करें सेकेंड इंडिकेटर जो कि एसिड बेस टाइट्रेशन में होता है, दैट इज मिथाइल रेड। ये 4.2 से 6.5 के बीच में होता है, और इसका कलर रेड से येलो चेंज में होता है। ये रेड से येलो में चेंज होगा। थर्ड वन इज फेनोप्थलीन, जिसको HPS से रिप्रेजेंट करते हैं। फेनोप्थलीन किसके किसके बीच में होता है? तो मेजरली बेसिक में होता है 8.2 से 10.3 में। एसिडिक मीडियम में हम सबको पता है इसका कलर कैसा होता है? कलरलेस। और बेसिक मीडियम में कैसा होता है? पिंक। तो ये अगर आपसे कोई पूछे कि क्या एसिड बेस टाइट्रेशन रेडॉक्स टाइट्रेशन में सेम इंडिकेटर्स होते हैं? नहीं। एसिड बेस में मेजरली हम कितने इंडिकेटर यूज करते हैं? 3। और कैसे यूज करोगे डिपेंड करेगा कि एसिड कौन सा लिया है और बेस कौन सा लिया है। जैसे मान लो आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, CH3COOH और NaOH का टाइट्रेशन हो रहा है, मतलब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो पीएच किस तरफ जाना चाहेगा? बेस की तरफ। तो बेस की तरफ मतलब इंडिकेटर कौन सी यूज करोगे? फेनोप्थलीन, क्योंकि बेस के लिए पीएच ग्रेटर देन 7 होता है। उसमें एक ही इंडिकेटर है जो सूटेबल है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इनका जो पीएच रेंज है वो बिलो 7 है, जो प्रॉपरली एसिडिक मीडियम के लिए सूटेबल है। क्या समझ में आया? और इस पे क्वेश्चन की बात करें तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आएगा। जैसे मान लो क्वेश्चन आया, हाउ मेनी, ध्यान दीजिएगा, हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 molar H3PO3 is required to neutralize 0.2 molar 60 ml NaOH। सिंपल। तो ये एक एसिड है और ये एक बेस है, दोनों को न्यूट्रलाइज करना है। पूछा है किसका कितना वॉल्यूम लगेगा, तो सिंपल, अगर ये न्यूट्रलाइजेशन हो तो हम क्या लिख सकते हैं? बोलिए बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। इज इट क्लियर? क्या हमें नॉर्मेलिटी दिया है या मोलरिटी दिया है? मोलरिटी। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? थर्ड वाला, एन फैक्टर इंटू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम।
एन फैक्टर कितना है H3PO3 का, सॉरी नॉट दिस इज H3PO3, कितना है इसका एन फैक्टर 2, मोलरिटी कितना दिया है 0.1, यू हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम इज इक्वल टू इसका एन फैक्टर NaOH का 1 क्योंकि एक ही OH माइनस है, इनटू 0.2 इंटू वॉल्यूम कितना 60, तो वॉल्यूम सिंपल कितना आ गया बोलिए 0.2 इंटू 60 कितना आ गया 12, 12 अपॉन 0.2 कितना आ गया 60, या यहाँ 0.2 कैंसिल वॉट एवर जैसे करना चाहे, सिंपल हो गया। तो ये रहा एसिड बेस टाइट्रेशन। इस पूरे टॉपिक से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्या बात करेंगे, और लास्ट, दैट इज रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स टाइट्रेशन देखो, तो अगर हम बात करें रेडॉक्स टाइट्रेशन का, तो नो डाउट यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक रिड्यूसिंग एजेंट के बीच में रिएक्शन होगा और इससे प्रोडक्ट बनेगा। जो नॉर्मली हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं वो है कौन कौन बोलिए, KMnO4, K2Cr2O7, यही हम नॉर्मली यूज करते हैं। देखिए बेटा इधर, KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में भी काम करता है, बेसिक मीडियम में या न्यूट्रल मीडियम में भी काम करता है, और स्ट्रांगली बेसिक में भी काम करता है। एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों में ही ये काम करता है। K2Cr2O7 सिर्फ एसिडिक मीडियम में काम करता है। KMnO4 और K2Cr2O7 जब आप यूज करोगे, इसका एन फैक्टर याद रखना बहुत जरूरी है। तो एसिडिक मीडियम में इसका एन फैक्टर कितना होता है 5, क्योंकि इसमें जो MnO4 माइनस है वो चला जाता है Mn2 प्लस में, तो यहां इलेक्ट्रॉन का चेंज 5 है। बेसिक या नॉर्मली बेसिक मतलब फेंटली बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में इसका एन फैक्टर 3 होता है क्योंकि MnO4 चला जाता है MnO2 में, और स्ट्रांगली बेसिक में इसका एन फैक्टर 1 होता है क्योंकि MnO4 माइनस चला जाता है MnO4 2 माइनस में। तो एन फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 का एन फैक्टर 6 होता है क्योंकि ये Cr2O7 2 माइनस से Cr3 प्लस में जाता है, और अगर आप यहाँ इलेक्ट्रॉन का चेंज निकालें तो 6 होता है। तो सिंपली किसी रिएक्शन के लिए एन फैक्टर क्या होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है। अगर दो लोग ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो दोनों का चेंज निकाल के ऐड करना है, दो लोग रिड्यूस हो रहे हैं तो दोनों का इलेक्ट्रॉन निकाल के ऐड करना है, और अगर एक ऑक्सीडाइज और एक रिड्यूस हो रहा है तो सिर्फ किसी एक का ही इलेक्ट्रॉन चेंज निकालो, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में दोनों को निकाल के ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। अगर रिएक्शन में दोनों लोग ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो एन फैक्टर दोनों का ऐड करना है। अभी मैं दिखाता हूं, जैसे एग्जांपल है फेरस सल्फेट, सॉरी फेरस ऑक्सलेट FeC2O4। ध्यान दीजिएगा, फेरस ऑक्सलेट का आपको निकालना है एन फैक्टर। देखिए मैंने बोला अगर दोनों लोग ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो दोनों का एन फैक्टर ऐड करना है, दो लोग रिड्यूस हो रहे हैं तो दोनों का एन फैक्टर मतलब दोनों का इलेक्ट्रॉन चेंज निकाल के ऐड करना है। अगर एक ऑक्सीडाइज और एक रिड्यूस हो रहा है तो आपको सिंपली कोई भी एक का एन फैक्टर निकालना है, आपके सामने आंसर आ जाएगा। मतलब रिडॉक्स रिएक्शन में या तो ऑक्सीडेशन स्टेप का निकालो या फिर रिडक्शन स्टेप का। जैसे यहां पे देखो फेरस ऑक्सलेट में यहाँ पे +2 चार्ज है और यहाँ पे +3 चार्ज है। C2O4 2 माइनस निकालोगे तो +3 आएगा। जब बेटा ये ऑक्सीडाइज होता है तो जाता है Fe3 प्लस में, और ये जाता है CO2 में। किसमें जाता है, अब CO2 में चार्ज है +4। अगर आप ध्यान दें तो आयरन का +2 से +3 कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है 1 का। आयरन ऑक्सीडाइज हुआ रिड्यूस हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। कार्बन +3 से +4 ऑक्सीडाइज हुआ रिड्यूस हुआ। तो क्या यहां पे जो एन फैक्टर होगा वो हमें लिखना पड़ेगा एन फैक्टर ऑफ आयरन प्लस एन फैक्टर ऑफ कार्बन। इज इट क्लियर? एन फैक्टर ऑफ आयरन कितना है +2 से +3 1, प्लस कार्बन कितना है +3 से +4 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 कार्बन है तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितना आया फेरस ऑक्सलेट का एन फैक्टर 3। तो फेरस ऑक्सलेट का एन फैक्टर 3 होता है। तो ये दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें याद रखना है। इसके साथ साथ हमें एन फैक्टर भी समझ में आ गया कि जो इलेक्ट्रॉन का चेंज है वही क्या है एन फैक्टर। रिड्यूसिंग एजेंट जो आप यूज करोगे, जो रिड्यूसिंग एजेंट्स आप कॉमनली यूज करेंगे वो कौन है, तो सबसे पहले तो आप यूज करोगे बेटा मोअर सॉल्ट। क्या यूज करोगे मोअर सॉल्ट, जिसमें यूजुअली कौन होता है Fe2 प्लस होता है।
और Fe2+ अगर खुद रिड्यूसिंग एजेंट है तो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज, और Fe2+ ऑक्सीडाइज कहां हो सकता है, 3 में, इसलिए n इक्वल टू कितना होगा 1, क्योंकि Fe2+ ऑक्सीडाइज हुआ Fe3+ में। तो तुमसे कोई पूछे मोर सॉल्ट का एन फैक्टर तो क्या बताना है, 1। दूसरा जो करेंगे वो है ऑक्जेलिक एसिड। कौन है बेटा, ऑक्जेलिक एसिड, H2C2O4.2H2O, जिसमें 2H2O का काम तो नहीं है, इसका एन फैक्टर 2 होता है, अभी दिखाया, क्योंकि जो ऑक्जेलेट आयन है C2O4 2- है, वो किसमें चला जाता है, CO2 में, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आपको देखने को मिलेगा। एंड द तीसरा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज हाइपो। व्हाट इज हाइपो, Na2S2O3.5H2O। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये भी तीनों मीडियम में काम करता है। कौन से मीडियम में, एसिडिक, बेसिक एज वेल एज न्यूट्रल, ये तीनों मीडियम में काम करता है। एसिडिक मीडियम में हाइपो का एन फैक्टर लेना है 8, बेसिक मीडियम में लेना है 1, एंड न्यूट्रल मीडियम में भी 8, क्योंकि एसिडिक मीडियम में जो हाइपो है H2O3 2-, ये चला जाता है सल्फेट में। बेसिक मीडियम में H2O3-, ये टेट्राथायोनेट में S4O6 में चला जाता है। तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का ही चेंज है। और अगर यहां देखोगे न्यूट्रल में, तो अगेन H2O3 2- चला जाता है HSO4- में। तो आप अगर केयरफुली इलेक्ट्रॉन का चेंज निकालें तो आपको ये देखने को मिलेगा। रिडॉक्स टाइट्रेशन पढ़ने से पहले ये अच्छे से, ये जो स्लॉट आपको दिख रहा है, ये अच्छे से बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। कैसे, तो रिडॉक्स टाइट्रेशन अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन, तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला KMnO4 टाइट्रेशन, नाम से क्या दिख रहा है कि इसमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो कौन होगा, खुद KMnO4। और इसमें एक अच्छी बात क्या है, KMnO4 इन दिस रिएक्शन, KMnO4 एक्ट एज सेल्फ इंडिकेटर। इसमें बाहर से आपको इंडिकेटर डालने की आवश्यकता नहीं है। इक्विवेलेंस पॉइंट आने के बाद KMnO4 अपना खुद ही कलर चेंज कर देता है। जैसे बेसिक से क्वेश्चंस क्या आते हैं, क्वेश्चन आएगा, बताओ हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 is required to oxidize 2 moles of more salt in acidic medium। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है जो हम कई बार ये कर चुके हैं। तो अगर KMnO4 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हो रहा है और वो मोर सॉल्ट को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो किसी भी टाइट्रेशन में हम क्या लिखते हैं, फॉर्मूला बोलो क्या लिखेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक, सॉरी मोर सॉल्ट। मोर सॉल्ट मतलब Fe2+। ग्राम का फॉर्मूला क्या लिखते हैं बेटा, मोल इनटू एन फैक्टर। एसिडिक मीडियम है तो एन फैक्टर कितना होगा, 5 इज इक्वल टू, इसका मोल कितना दिया है, 2 इंटू एन फैक्टर 1। तो मोल ऑफ KMnO4 दैट इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 2 मोल ऑफ मोर सॉल्ट इज 2/5। सेकेंड है K2Cr2O7 टाइट्रेशन। सुनिएगा, K2Cr2O7 टाइट्रेशन, इसमें K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, लेकिन इसमें खुद ये सेल्फ इंडिकेटर नहीं है। तो मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं डाइफिनाइल अमाइन। क्या बोल रहा हूं बेटा, डाइफिनाइल अमाइन इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर। ये डाइफिनाइल अमाइन को हम बाहर से डालते हैं एज एन इंडिकेटर ड्यूरिंग द टाइट्रेशन ऑफ K2Cr2O7 विद एनी ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट, एंड मोर ऑफन ये मोर सॉल्ट होता है। जैसे सेम क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ, मान लो क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स ऑफ SN2+ गेट्स ऑक्सीडाइज बाय K2Cr2O7, 1 mole K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। तो यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है बेटा, K2Cr2O7, सही है ना। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, SN2+। SN2+ कहां ऑक्सीडाइज होता है, SN4+ में। तो एन फैक्टर कितना हुआ, 2 हुआ। तो क्या लिखेंगे बोलो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ SN2+। बताइए ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कितना होगा बेटा,
मोल्स इंटू एन फैक्टर, तो मोल कितना दिया है 1 इंटू एन फैक्टर, एसिडिक मीडियम में 6 अभी सीखा, इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ SN2 प्लस, तो ये होगा मोल इंटू एन फैक्टर कितना 2, तो यहां पे मोल हो गया सिंपली 3 मोल ऑफ SN2 प्लस विल ऑक्सीडाइज बाई K2Cr2 से। एंड द लास्ट टाइप ऑफ द रिडॉक्स टाइट्रेशन इज आयोडीन टाइट्रेशन। क्या है ये? आयोडीन टाइट्रेशन, और ये आपके एनसीईआरटी में अच्छे लेवल पे दिया गया है, तो इसको सिर्फ हम समझ लेते हैं। लास्ट वन इज आयोडीन टाइट्रेशन। देखिए आयोडीन टाइट्रेशन बेसिकली होता क्या है, आयोडीन का टाइट्रेशन कराया जाता है। आयोडीन खुद एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसका जो टाइट्रेशन करते हैं इट इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट अ रिड्यूसिंग एजेंट दैट विल बी हाइपो, मतलब हमेशा जो टाइट्रेशन होता है वो I2 वर्सेस किसके बीच में होता है, Na2S2O3 में, जिसमें I2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Na2S2O3 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आपस में रिएक्शन करके Na2S4O6 प्लस NaI बना देते हैं। तो इस टाइट्रेशन पर सीधा सीधा क्या लिख सकते हो बोलो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन बिकम्स इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो, और इस तरीके से आप यहां पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयोडीन इज रिक्वायर्ड टू टाइट्रेट या गेट ऑक्सीडाइजेस बाय गेट रिड्यूस बाय हाइपो, क्योंकि हाइपो एक रिड्यूसिंग एजेंट है और आयोडीन क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आप देखो ध्यान से S2O3 S4O6 में गया है, तो यहां पे जो एन फैक्टर लेना है वो कितना लेना है 1, और I2 खुद कहां गया है I माइनस में। I2 I माइनस में तभी जाएगा जब मीडियम कौन सा होगा, एसिडिक। कौन सा होगा, एसिडिक। ध्यान रहे ये लिखवाया था, मैं फिर से लिख रहा हूं कि I2 माइनस आपको अगर आपको ऑक्सीडाइज करना है एसिडिक मीडियम में तो कहां जाता है I माइनस में, लेकिन यही I2 IO3 माइनस में चला जाएगा अगर कौन सा मीडियम है, बेसिक मीडियम है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आयोडीन I माइनस में जाएगा एसिडिक मीडियम में, सॉरी नॉट I2, I माइनस इज ऑक्सीडाइजेस टू I2 क्योंकि हम I माइनस की बात कर रहे हैं, और यहां I माइनस किस में जाएगा IO3 माइनस में, ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं। तो यहां आयन की ही बात चलेगी, आयन का ऑक्सीडेशन होता है कि आयन जो होगा वो इसमें जाएगा। अभी समझाता हूं और आपको क्लियरली समझ में आएगा। फिलहाल के लिए इधर देखो, ये मैं समझाता हूं क्या लिखा हूं। आयोडीन एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका जो टाइट्रेशन होगा रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है बेटा, हाइपो, तो हाइपो और आयोडीन का टाइट्रेशन हम करते हैं, और इस टाइट्रेशन के दौरान जो इंडिकेटर होता है, आयोडीन टाइट्रेशन में जो इंडिकेटर होता है वो क्या होता है, स्टार्च। क्या होता है, स्टार्च, जो कि ब्लू कलर देता है। लेकिन जो ये आयोडीन टाइट्रेशन आपको दिख रहा है, आयोडीन टाइट्रेशन ये दो टाइप का होता है, एक होता है आयोडोमेट्री और एक होता है आयोडीमेट्री। बोलिए कौन कौन सा, आयोडोमेट्री और आयोडीमेट्री। ये जो आपने टाइट्रेशन करा है ऊपर, ये आयोडीमेट्री ही है। क्या है ये, आयोडीमेट्री। मतलब आयोडीमेट्री में आपको सीधा I2 दिया होता है। क्या दिया होता है, I2। देखो आयोडीन टाइट्रेशन कराने के लिए अपने पास क्या चाहिए, I2। क्या चाहिए, I2। उसका किसके साथ टाइट्रेशन कराएंगे हम, हाइपो के साथ। अब अगर आपको I2 दिया है तो सीधा क्या लिखोगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ I2 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो, क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन मान लो मैंने आपको I2 की जगह NaI दे दिया। क्या दे दिया, NaI का मतलब I माइनस, आयोडाइड आयन। तो क्या अब NaI का सीधा टाइट्रेशन हाइपो से कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ध्यान दीजिएगा, हम आयोडीन टाइट्रेशन कराते हैं हाइपो के साथ बिल्कुल जब अपने पास I2 दिया होता है, लेकिन आयोडोमेट्री टाइट्रेशन में आप देखोगे कि जो गिवन आयन है या जो गिवन कंपाउंड है दैट इज I माइनस। सो दिस I माइनस इज फर्स्टली ऑक्सीडाइजेस टू I2, और उस I2 के साथ फर्दर क्या कराएंगे, टाइट्रेशन।
तो यहां पे हम कौन सा टाइट्रेशन पढ़ रहे हैं? आयोडीन। क्या होना चाहिए अपने पास? I2। I2 का टाइट्रेशन किसके साथ करते हैं? हाइपो के साथ। अगर I2 दिया है तो सीधा फॉर्मूला लगाओ। अगर I2 नहीं देकर क्या दिया है? I माइनस, तो पहले हम इस I माइनस का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्शन कराते हैं। कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। तो किस में चला जाता है? I2 में। और एक बार I2 बन गया तो फर्दर क्या करोगे? I2 का टाइट्रेशन वर्सेस हाइपो, Na2H2O3। तो सीधा आप यहां पे क्या लिख सकते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ I2 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2H2O3। तो हो सकता है पहले आपको एस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ग्राम इक्विवेलेंट से I2 ग्राम इक्विवेलेंट निकालना पड़े और I2 ग्राम इक्विवेलेंट से किसका निकालना पड़े? हाइपो का। लेकिन यहां तो सीधा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ I2 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो आप लगा सकते हो, क्योंकि यहां I2 सीधा दे रखा है। तो मैंने यही के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, इफ यू हैव I2, directly titrate the given I2 versus Na2H2O3. If you have I minus, then I minus is firstly oxidizes to I2 by the help of oxidizing agents, any of the oxidizing agent, KMnO4, K2Cr2O7, copper, whatever. Oxidize करिए, कहाँ जाएगा वो? I2 में, and then I2 is further titrated with Na2H2O3. अगर आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला लेकिन एसिडिक मीडियम में क्या डाल दिया? बेसिक मीडियम। तो यही लिखा है मैंने, I माइनस बेसिक मीडियम में किस में चला जाएगा? IO3 माइनस में। क्लियर? तो यहां पे रेडॉक्स टाइट्रेशन और पूरा रेडॉक्स रिएक्शन